तो ऑटिज़म में क्या ना करें, इम्पॉर्टेंट ये जानना नहीं है सिर्फ कि क्या करें, ये भी जानना है कि क्या ना करें। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले कुछ सालों में जो मैंने इंडिया में गेन किया है, तो जो चीज़ें मैं देखता हूँ लोग करते हैं कि ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं। मतलब आप एक जगह गए, फिर दूसरी जगह गए, फिर तीसरी जगह गए, तो क्योंकि अगर आप जितने ऑप्शंस रहते हैं उतना आप मूव करके देख लेते हैं। और जब भी आप किसी जगह में अपने बच्चे का इलाज कराएं तो याद रखें कि ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। मतलब कम से कम 1.5 साल से 2 साल बच्चे को समय लगेगा। तो जहाँ भी आप बच्चे को ले जा रहे हैं, आप ये चेक करें कि क्या मैं अपने बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाऊँगा, क्या दोनों पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ पास में हैं कि नहीं। ग्रैंड पेरेंट्स के होने से बहुत ही फ़र्क पड़ता है, और घर में और जो लोग हैं, अगर एक अच्छा फैमिली एनवायरनमेंट है तो रिज़ल्ट आने में अच्छा रहता है। तो जहाँ भी बच्चा रह रहा है ट्रीटमेंट के लिए, कोशिश करें कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहें जो बच्चे के साथ हमारे बताए तरीक़ों से इंटरेक्शन कर सकें। तो क्या ना करें, अकेले बहुत हाई रेपुटेशन वाली जगह पे होने की वजह से, बच्चे को एनवायरनमेंट नहीं हो पाने की वजह से, जिसे थेरेपी कहते हैं कि हाँ थेरेपी करा रहे हैं, उसमें बहुत कम बच्चों में रिज़ल्ट आता है। क्योंकि सिर्फ थेरेपी, सिर्फ ट्रीटमेंट से कोई रिज़ल्ट नहीं आ सकता। घर का एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ है कि जहाँ भी आप ट्रीटमेंट कराएं वहाँ देख लें कि क्या मैं अपने बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट दे सकता हूँ कि नहीं। दूसरी चीज़ आपको जो देखनी है वो ये है कि जहाँ पे आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं वहाँ पे रिज़ल्ट कैसा है। अब रिज़ल्ट बाहर से लोग बोलते हैं कि हाँ भाई बोलना आ गया, या ये हो गया या वो हो गया, जो मैं बता चुका हूँ पहले। रिज़ल्ट का मतलब ये है कि पिछले कई सालों में जो बच्चे ट्रीट हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पर हैं, क्या वो मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेटेड हैं, क्या उनका डेटा अवेलेबल है, क्या वो इंडिपेंडेंट लाइफ स्किल्स गेन कर पाए। आप ज़रूर पता करें कि कितने % बच्चे जिसको ठीक होना कहते हैं वो हो पाए, तभी ये डिसीजन लें कि आप अपने बच्चे का ट्रीटमेंट वहाँ पे कराएंगे कि नहीं। थर्ड थिंग जो मैं देखता हूँ मोस्ट पेरेंट्स करते हैं, अगर उनके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती है या वो बहुत बिज़ी होते हैं, वर्किंग होते हैं, तो वो अपने लिए, बच्चे के लिए एक नौकर रख देते हैं। कभी कभी वो जो थेरेपिस्ट होते हैं जो उनको ही नौकर रख लेते हैं, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट, चाहे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जो बच्चे के साथ सब समय थेरेपी करता रहता है। ऐसे बच्चों में सबसे ख़राब रिज़ल्ट आता है, और बच्चा जो है मैं देखता हूँ बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे सबसे पहले अपने पेरेंट्स से कनेक्ट होना चाहते हैं। कनेक्ट होने का मतलब है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेन ड्राइव है जो कंप्यूटर में लगेगी, तो मैं उससे कोई भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अगर बच्चा कनेक्ट ही नहीं है, पेन ड्राइव अलग है, कंप्यूटर अलग है, तो फिर डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। इसलिए आप कितने भी बिज़ी हों, आप कुछ भी काम करते हो, आपको इस प्रोग्राम में अगर आप आ रहे हैं तो बच्चे के लिए नौकर मत रखिए, थेरेपिस्ट मत रखिए। आप खुद बच्चे के साथ 1 to 1 कनेक्ट हों, और जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो करें। बहुत कम समय की बात है, 1.5 से 2 साल बहुत ज़्यादा लाइफ में मैटर नहीं करता मेरे ख्याल से इन द लॉन्ग रन, अगर बच्चे में रिज़ल्ट आता है तो। अगली चीज़ है कि जो आप ना करें वो ये है कि इंटरनेट पे जाके, गूगल पे जाके इसको सर्च मत करें। क्योंकि इंटरनेट पे अगर आप अपने नाम से कोई कंपनी खोलिए और गूगल पे उसको अगर आप प्रमोट करना चाहें तो बहुत आसान है। हमने कभी गूगल पे प्रमोशन नहीं किया है। जितनी बार गूगल सर्च में आपका नाम आता है, आपका सर्च स्ट्रॉन्ग होता जाता है, आप इंटरनेट पे दिखने लगते हैं। कोई भी इंटरनेट पे जाके कुछ भी लिख सकता है, बहुत सारे लोग उसको लाइक कर सकते हैं, बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं, बट वो 1 ही 2 आदमी लोग हैं जो बहुत सारी आईडीज़ बना के कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं। आप से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चे का डिसीजन लेने वाले आप हैं, वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते, इसलिए अपने बच्चों का डिसीजन गूगल पे जाके मत लें, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों में गलत ट्रीटमेंट चल रहा है। लॉन्ग टर्म में उसका डिसीजन आप ही को लेना है। अगर आप इस प्रोग्राम में आ रहे हैं तो निश्चिंत होकर आएँ, और फिर बहुत सारा जो ट्रीटमेंट के लिए डाइट और ये सारी चीज़ें, उसके लिए परेशान मत हो।
क्योंकि हमारे पास 4 से 5 साल का रिज़ल्ट है इस समय, और हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें बस कॉमर्शियल गिमिक हैं। लोग चाहते हैं कि आप परेशान हैं, आप डेस्परेट हैं, तो कुछ उसका फ़ायदा उठा लें। तो हमारा एक काम ये भी है कि आप उस चक्कर में मत पड़ें, क्योंकि उससे आपको नुकसान ज़्यादा होगा। और कोई भी स्टडी प्रॉपर अगर होती है कि भाई आपने बच्चे को दिया तो लॉन्ग टर्म क्या इफ़ेक्ट हुआ, वैसी स्टडीज़ होती नहीं है, क्योंकि उतनी लंबी स्टडी के लिए स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, और उनको पब्लिश करने से बहुत सारे कॉमर्शियल जो इंटरेस्ट हैं वो हैम्पर होते हैं, और लोग नाराज़ होते हैं कि इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं, क्योंकि कॉमर्शियली भी बिज़नेस को चलना है, बट बच्चों से बिज़नेस नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर बच्चे में दवाई देनी है तो हम देंगे। अगर आपको कोई नई चीज़ पता चलती है, अगर आपको डॉक्टर गूगल या डॉक्टर व्हाट्सएप कुछ बताते हैं, तो आप असली डॉक्टर से पूछिए कि क्या ये बात सही है, क्या ये बात नहीं सही है, और फालतू चीज़ें, फालतू प्रोडक्ट अपने बच्चे को ना दें। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे शॉर्ट टर्म में कुछ फ़ायदा मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर उसका फ़ायदा होता तो हम ही आपको वो देते। तो उसको देने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन या जो हमारा जो मोटिव है वो यही है कि आपको बेस्ट चीज़ें दें, और आप ये जानें कि मैं क्या ना करूं। अगली चीज़ है जो आप क्या ना करें, वो ये है कि बच्चे के साथ किसी भी तरीके से जब शुरू में जब प्रोसेस जो शुरू होगा उसमें अगर आप दवाइयाँ दे रहे हैं, और अगर आपने ऑलरेडी कुछ दवाएँ बच्चे को दी हुई हैं, तो अचानक से बंद मत करिएगा। दवाइयाँ जो हैं वो धीरे से वीन करनी पड़ती हैं। बच्चे में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई टेस्ट होना है तो वो सारी चीज़ें आप करा लीजिएगा, और अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि हेयरिंग टेस्ट करा लीजिए तो वो ज़रूर करा लीजिएगा। ये सारी कुछ मेन बातें हैं जो आपको करनी है या नहीं करनी है, ये मैंने इन समरी आपको बता दिया है। इसके बाद भी अगर कोई बात अगर बची हो और आपको लगे कि नहीं मुझे ये बात पूछनी है, तो आप पूछिए। मैं चाहता हूँ कि आप इस समय परेशान नहीं रहें, बल्कि सोचें, एक डिटेक्टिव की तरह सोचें, क्योंकि आपके बच्चे की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। आपको डिसीजंस लेने हैं, और वो डिसीजंस आपके बच्चे के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डिसीजन आप लें, पूछें, सोचें, इन्वॉल्व हों, और अपने बच्चे का सही इलाज करें। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ऑटिज़म में किस एज में क्या प्रॉब्लम दिखती है। तो ज़्यादातर ऑटिज़म में जो प्रॉब्लम होती है वो 1.5 से 2 साल पे ऑब्वियस हो जाती है कि बच्चा जो है वो अपने अपने में बहुत ज़्यादा है, नाम से ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और कभी चीज़ों से कनेक्ट होता है, नहीं होता है, और थोड़ा सा ज़्यादा हाइपर एक्टिव दिखता है। लड़कों में ऑटिज़म थोड़ा डिफरेंट होता है, लड़कियों में थोड़ा डिफरेंट होता है। इसीलिए इसको स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मतलब हर बच्चे में अलग सिम्टम। तो जो सिम्टम है वो बहुत वेरिएबल होता है, उसकी सीवियरिटी बहुत ऊपर नीचे होती है, और सिम्टम की सीवियरिटी के बेसिस पे ऑटिज़म की सीवियरिटी नहीं होती है। इसका मतलब किसी में अगर सिम्टम बहुत सीवियर तो ये मतलब नहीं कि वो ठीक नहीं होगा, या किसी में सिम्टम अगर बहुत माइल्ड है तो इसका ये मतलब नहीं उसको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। सिम्टम है और वो चेंज करता है, बच्चों में चेंज करता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि बस ये देखना है कि वो सिम्टम है कि नहीं, अगर माइल्ड है तो भी और अगर बहुत सीवियर है तो भी। तो बच्चे में अगर ऑटिज़म के सिम्टम आपको पहले 1.5 से 2 साल में दिख रहे हैं तो ये दिखेंगे कि बच्चा थोड़ा सा देखता कम है, आई कांटेक्ट कम करता है, नाम से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और उससे कनेक्ट करना मुश्किल, अपने अपने में रहता है, जब मन किया रिस्पॉन्ड किया, जब मन किया नहीं किया। इस सिचुएशन में एक सुनने की जांच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सुनने की प्रॉब्लम्स की तरह भी प्रेजेंट कर सकती हैं। बच्चा जब 3 साल का होता है तो बहुत सारे बच्चों में स्पीच डिले होती है, मतलब उसकी स्पीच और बच्चों की तुलना में पीछे रहती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग और बच्चों की तुलना में पीछे रहती है। और ये देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे कुछ शब्द नॉर्मल बोल रहे होते हैं और इस एज पे आके भूल जाते हैं। ये बिल्कुल प्रूवन बात है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें पता हो, जो आपने की हो या वैक्सीन्स या किसी डॉक्टर ने की हो, जिसकी वजह से बच्चे में ऑटिज़म के सिम्टम्स आ गए हैं। ये बिल्कुल ही कोइंसिडेंट है, क्योंकि इसी एज पे वैक्सीन्स भी लगती हैं और इसी एज पे बच्चों में जो स्किल्स बच्चे ने गेन किए हैं वो पीछे भी जा सकते हैं। तो ये टिपिकल है ऑटिज़म में।
थोड़ा सा बच्चा जब और बड़ा होता है, 4-5 साल तक आने लगता है, तो बहुत सारे सिम्टम्स बच्चे में जो आते हैं वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाने की वजह से आते हैं। जैसे बच्चा बहुत खुश है तो फ्लैप कर रहा है, जैसे बच्चे को कोई चीज़ बहुत ही ऑर्डर में लगाने की आदत है तो चीज़ों को एकदम लाइन से लगा रहा है, या छोटी से छोटी बारीक चीज़ों पे उसका ध्यान है। ऐसी छोटी चीज़ जो आप भी नहीं देख पा रहे हैं, मगर बच्चा वो छोटी छोटी चीज़ भी देख के उसके ऑर्डर को ठीक करने की कोशिश करता है। इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चे की नॉर्मल लाइफ स्किल्स को ठीक करने में, जैसे ब्रश करना, बाल झाड़ना, नहाना, टॉयलेटिंग, ये सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो थोड़ा सा और जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें एंग्जाइटी, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छे से ठीक नहीं हुई है तो बोलना हो सकता है आ जाए, मगर एंग्जाइटी की वजह से स्पीच फिर भी अफेक्टेड रहती है। जैसे कोई बहुत अच्छा बोलने वाला है, अगर वो बहुत एंग्शियस हो गया तो कभी कभी वो उतना अच्छा नहीं बोल पाता। तो स्पीच की जो प्रॉब्लम है वो एंग्जाइटी से डायरेक्टली लिंक रहती है। बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आवाज़ निकालना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो बच्चा एंग्शियस होकर करता है, या तो वो उसको डर जाता है या तो उसको अवॉइड करता है, मगर उसके पास वो स्किल नहीं है कि अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करें। तो उस केस में एंग्जाइटी और भी बढ़ जाती है। और अगर पेरेंट्स या आसपास के लोग बहुत एंग्शियस हों और बच्चे के साथ बहुत ज़िद कर रहे हों, बच्चे को डांट रहे हों या पिटाई कर रहे हों, तो उस केस में एंग्जाइटी और भी बढ़ जाती है। और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि बच्चे के साथ उस समय कैसे डील करना है। उसी उम्र में ज़्यादातर बच्चे ऑब्सेशन की तरफ चले जाते हैं जब वो कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑब्सेशन इनका लेट गो मैकेनिज़्म है, मतलब उनकी एंग्जाइटी बढ़ी हुई है, क्या करने से एंग्जाइटी कम होगी। तो बहुत समय में वो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। फिज़िकली करने से एंग्जाइटी कम हो जाती है। ये उनका तरीका है अपनी एंग्जाइटी कम करने का। बट जब हम उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जो बच्चे हैं वो 5 साल के बाद चीज़ें समझने भी लगते हैं और एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते ठीक से, तो उनमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ऑब्सेशन बढ़ता है। और बड़े होने के बाद कुछ बच्चों में बहुत ज़्यादा साइकेट्रिक कंपोनेंट्स बढ़ जाते हैं, मतलब बच्चों में सिजोफ्रेनिया टाइप सिम्टम्स भी हो जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप समझें कि ऑटिज़म एक कोई समस्या का नाम नहीं है। ऑटिज़म सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम है, मतलब एक चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़ जो दिख रही है, और हर बच्चे में अलग अलग चीज़ दिखती है, और जो दिख रही है उसकी सीवियरिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा ठीक होगा कि नहीं। और अगर जो दिख रहा है, जो सिम्टम दिख रहा है, सिर्फ उस पर अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो बच्चे को ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज आप ये 2-3 चीज़ ठीक करोगे, फिर कुछ और 2-3 चीज़ हो जाएगी। इसलिए इंटरवेंशन सिर्फ और सिर्फ कॉज पे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बच्चे को जो चीज़ें पीछे खींच रही हैं उस पर होना चाहिए। अगर उस पर होता है तो इन द लॉन्ग रन बच्चे का बिहेवियर बार बार चेंज नहीं होता, और बच्चे को मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करने का वही एक ऑप्शन है जो जल्दी शुरू हो। इसीलिए ऑटिज़म में बोला जाता है कि अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। तो आपका बच्चा जितना भी बड़ा हो, अगर वो इंटरवेंशन प्रोग्राम में नहीं है तो उसको जल्दी से जल्दी इंटरवेंशन प्रोग्राम में लाइए। हमने ये देखा है कि जो बच्चे 3 साल में आते हैं उनमें बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। 4 साल 5 साल में रिज़ल्ट थोड़ा स्लो हो जाता है। तो किसी भी बात से डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम इसलिए बनाया गया है ताकि बच्चे कम से कम बाद में डिसेबल्ड हों। तो जो भी बच्चे की एज है उसको डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, जानिए कि उस एज में क्या बेस्ट आउटकम पॉसिबल है और आप बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं, और एक समझदार डिसीजन लीजिए ताकि बच्चे के लिए और फैमिली के लिए अच्छा रहे। इस सेक्शन में हम स्कूल के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादातर 2 चीज़ें होती हैं जो मैंने देखी हैं। एक तो बड़ा प्रेशर रहता है पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, कि भाई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, और दूसरा ये रहता है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा जो है इंटरेक्ट तो कर नहीं रहा है, तो अगर उसको किसी स्कूल में या ग्रुप में डाल दें तो हो सकता है कि उसका इंटरेक्शन होने लगे। तो इन दोनों प्रेशर्स की वजह से अक्सर बच्चे को लोग प्ले ग्रुप या नर्सरी या केजी या वैसे में डाल देते हैं। अब बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होती है कि बच्चा तो ऑलरेडी कनेक्ट नहीं कर रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग उस समय जैसे एज के हिसाब से नहीं है, 1.5 साल या 2 साल के बच्चे की है।
तो अक्सर जब वो एंग्शियस होते हैं या जब उनको समझ नहीं आता है कि कैसे क्या करना है, तो फिर वो शुरू में या तो फिर उनकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, कभी वो हिट भी कर सकते हैं, आवाज़ भी निकाल सकते हैं। अगर स्कूल में एक अच्छा स्ट्रक्चर है, मतलब बच्चे को क्या करना है वो क्लियर हो जाता है, बच्चा वहाँ एडजस्ट हो जाता है, तो बहुत समय बच्चे वहाँ बैठना शुरू कर देते हैं। बट अगेन अगर हम लॉन्ग टर्म देखें कि हाँ बच्चा जो है वो स्कूल में जा रहा है, तो स्कूल का क्या एनवायरनमेंट है, तो ज़्यादातर स्कूल में क्या होता है कि बच्चे गए, असेंबली होती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, नॉइज़ होता है। ऑटिज़म के बच्चों में कभी कभी वो नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है बच्चे के लिए, बच्चे का ब्रेन में ओवरलोड हो जाता है, उनको मेल्टडाउन होते हैं, उनकी एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्लासरूम्स में एक टीचर के पास शायद 20 या 30 बच्चे रहते हैं। छोटे ग्रुप में भी अगर रहते हैं तो भी ऑटिज़म में बच्चे से कनेक्ट होने में टाइम लग जाता है। इस समय में ज़्यादातर बच्चे बैठ तो जाते हैं मगर वो लॉस्ट रहते हैं और अपने में कुछ वो करते रहते हैं। जो ऑटिज़म इंटरवेंशन प्रोग्राम हमारा है उसमें मेन बात यह है कि बच्चा लॉस्ट नहीं होना चाहिए, अपने में लॉस्ट नहीं होना चाहिए। तो हालांकि आपका ये एम है कि बच्चा स्कूल जाए, बैठे, जो और चीज़ें कर रहे हैं बच्चे कर रहे हैं वो ये बच्चा करे, वो सारी चीज़ें तो होती हैं, बट बच्चा इतना लॉस्ट होना शुरू करता है कि वो बच्चा कभी भी उस तरीके से लॉन्ग टर्म में 6, 7, 8, 9, 10 क्लास में नहीं जा पाएगा। और एक समय के बाद बच्चे को बोलेंगे कि इसको स्पेशल स्कूल में डाल दें, या उसकी IQ टेस्टिंग होकर उसको स्पेशल स्कूल में डाल देते हैं और आउटकम उसका कुछ नहीं रहता, थोड़ा सा राइट थोड़ा सा लेफ़्ट, बट एक स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है। हम लोग के जो स्कूल सिस्टम है वो बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, बट ज़्यादातर स्कूल्स में एकेडमिक्स, मेमोरी, रोट मेमोरी, उस पर ध्यान दिया जाता है। जो जितना अच्छा याद कर ले, जो जितना अच्छा उसको इंटरप्रेट कर ले, जो जितना क्लास में बैठे रहे, जो जितना अच्छी बात माने, वो इतना अच्छा बच्चा है। तो जो ऑटिज़म में बच्चे हैं उनकी स्ट्रेंथ ये है कि वो परफेक्शनिस्ट होते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद है तो वो बहुत परफेक्शन से धीरे धीरे करते हैं, और उनकी प्रॉब्लम होती है कि एक टास्क से दूसरी टास्क में स्विच नहीं होते। ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अपने में इंगेज रहें, दुनिया से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते। तो इसमें आप चाहे नॉर्मल स्कूल में डालें, चाहे स्पेशल स्कूल में डालें, चाहे 1-to-1 भी करें, बिना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, बिना एक प्रॉपर प्लान के मुश्किल होती है। तो हमारा ये रिकमेंडेशन है कि जो भी असेसमेंट बच्चे के हुए हैं उसमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और अटेंशन स्पैन का वहाँ पे रिज़ल्ट है। आप देखें कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग 3-3.5 साल से ऊपर है कि नहीं। अगर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग 3-3.5 साल से ऊपर है और अटेंशन स्पैन भी 3-3.5 साल से ऊपर के बच्चों का है, तभी बच्चों में स्कूल में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर स्कूल में अगर आप डाल रहे हैं तो आप कोशिश करें कि बच्चे को एंग्जाइटी ना हो। जिन चीज़ों से बच्चे को एंग्जाइटी या शुरू में एडजस्टमेंट की इशू है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। और अगर बच्चा ट्रीटमेंट प्रोग्राम में 4-4.5 साल की स्किल्स पूरी कर लेता है तो फिर उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी फीलिंग समझेगा, उसको एक्सप्लेन कर पाएगा और धीरे से एडजस्ट कर जाएगा। तो हमारे यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं उनका गोल ही ये है कि हम उनको मेन स्ट्रीम स्कूल में या किसी एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट कर पाएँ, बट बिना बेसिक्स ठीक किए अगर सीधे बच्चे को आप स्कूल में डालेंगे तो प्रॉब्लम स्कूल के लिए भी बढ़ जाएंगी, आपके लिए भी बढ़ जाएंगी और बच्चे के लिए भी बढ़ जाएंगे। तो आपको ये समझना है कि हाँ वो बच्चा ही है और ये सच है कि उसके कुछ डेफिशिएंसीज़ हैं और उसको पूरा करने के लिए कुछ स्पेशल इंटरवेंशंस, ट्रीटमेंट चल रहे हैं जो उसकी जो फंक्शनल गैप्स हैं वो पूरी कर सकती हैं। ये पूरा प्रोग्राम स्कूल में भी हो सकता है और होना ही चाहिए था, और बाहर के देशों में स्कूल में ही किया जाता है कि पेरेंट्स की काउंसलिंग, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग और ये सब। बट क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा दूसरा है, जिसमें जो एक्सपेक्टेशंस है बच्चे से वो दूसरी है, और अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं करता तो हम बोलते हैं कि ये बच्चा सही नहीं है और स्कूल उसको लेता ही नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से गलत है। इसलिए ये प्रोग्राम को ऐसे बनाया गया है कि जो बच्चे की कमियां हैं वो दूर करके बच्चे को लॉन्ग टर्म के लिए तैयार करके तब स्कूल में डाला जाए।
तो स्कूल में बच्चे को कब डालना है वो हमसे आप पूछें। जब बच्चा स्कूल में जाए तो स्कूल को बच्चे के लिए एक अच्छा स्ट्रक्चर रखना है, बहुत सारे चेंजेस नहीं करने हैं, बच्चे की एंग्जाइटी को समझना है और एंग्जाइटी हो तो क्या करना है वो पता होना चाहिए। फिर अगर बच्चा पूरा रेडी होकर जाता है तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये आपके ऊपर है, आप डिसाइड करें कि आपके बच्चे को आप स्कूल भेजेंगे अभी या कब, या हमारे कंसल्टेशंस के हिसाब से भेजेंगे। बट असेसमेंट रिपोर्ट में क्लियरली मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं वो देखने से आपको एक अच्छा गाइड मिल जाएगा। और हमारा सिर्फ एक ही एम है कि बच्चा स्कूल में जाए यहाँ से ट्रांसफ़र होके, और जितनी जल्दी हो सके उतना हमें खुशी होती है। थैंक यू।